नमस्कार। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रही है कि सावरकर जब अंडमान की जेल में कैद थे तो रोज बुलबुल पर सवार होकर मातृभूमि के दर्शन करके जाते थे। अब सवाल यह पैदा हुआ कि बुलबुल तो एक छोटा सा पक्षी होता है, उस पर बैठकर कोई व्यक्ति हजारों किलोमीटर की यात्रा कैसे कर सकता है। लेकिन यदि आप आरएसएस का इतिहास देखें तो यह कोई नई बात नहीं है, ना आपको हैरानी होगी, क्योंकि दशकों से आरएसएस सावरकर के महिमा मंडन में बहुत कुछ कहती रही है। जैसे सावरकर इतने वीर थे कि वो तैरकर समुद्र लांघ गए थे, महासागर लांघ गए थे। अब ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं कि महासागर कोई तालाब नहीं है जहां से बाल नरेंद्र मगरमच्छ पकड़ के अपने घर ले जाएं। वो महासागर है, हजारों किलोमीटर का पाठ है उसका। लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी यह है कि जब एक अंग्रेज अधिकारी एएमटी जैक्सन की हत्या के सिलसिले में सावरकर को पकड़ के लंदन से भारत लाया जा रहा था, तो जिस समुद्री जहाज में उनको लाया जा रहा था उसे फ्रांस की एक बंदरगाह मर्सिलेस, जिसे फ्रेंच में मर्से कहते हैं, वहां पड़ाव डालना था, जिसकी जानकारी सावरकर को थी। और वो ये जानते थे कि इंग्लैंड और फ्रांस के संबंध क्योंकि अच्छे नहीं हैं, तो किसी तरह से यदि वो उस समुद्री जहाज से निकलकर तट तक पहुंच जाएं और अपने आप को फ्रांस के सिपाहियों के सामने सुपुर्द कर दें उनके, तो उनको जबरदस्ती घुसपैठ के आरोप में लगभग 6 महीने की कैद होगी। लेकिन यदि उनको भारत ले जाया गया अंग्रेजी जो सिपाही थे उनके द्वारा, तो उन्हें उम्र कैद भी हो सकती है और सजाए मौत भी। इसलिए जब मर्से में समुद्री जहाज खड़ा हुआ था तो उसके टॉयलेट के रोशनदान में से सावरकर निकले और तैरकर तट तक पहुंच गए। और उन्होंने अपने आप को फ्रांस के सिपाहियों के सामने पेश भी कर दिया। लेकिन पीछे पीछे अंग्रेज सिपाही भी पहुंच गए और उन्होंने ये बताया फ्रांस के सैनिकों को, सिपाहियों को, कि ये हमारा भगोड़ा है, कैदी है, इसलिए इसको हमें सुपुर्द कीजिए। और फ्रांस के सिपाहियों ने उनको वापस सौंप दिया, बदकिस्मती से सावरकर की। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि सावरकर कितना सागर तैरे थे। आप इस वीडियो में देखिए, ये सरकारी वीडियो है, मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई हुई फिल्म विभाग की। Savarkar was shipped out to be tried in India. In Marseille, Savarkar eluded his guards and in the early hours swam ashore. He was arrested and taken back to the ship. इस फोटो में आप देख सकते हैं कि इस समुद्र की दूरी समुद्री तट से उतनी थी जितनी कोई भी स्कूल का बच्चा जो तैराकी सीखता है वो रोज प्रैक्टिस में तैर लेता है। यानी कोई महासागर लांघने वाली बात नहीं है, लेकिन उसका गुणगान इस रूप में किया गया कि सावरकर जो है वो महासागर लांघ जाते हैं। अब आरएसएस द्वारा सावरकर के महिमा मंडन से हटकर थोड़ा नजर डालते हैं कि उनके जो समकालीन क्रांतिकारी लोग थे जो उनके साथ कैद में थे, वो उनके बारे में क्या सोचते थे। ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे त्रिलोक्यनाथ चक्रवर्ती, जिनके 30 साल जिंदगी के अंग्रेजों की कैद में गुजरे और कई साल तक वो अंडमान की जेल में भी रहे, सावरकर के साथ भी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है 30 Years in Prison। उसके पृष्ठ 127 पर वो लिखते हैं, सावरकर बंधुओं और बारिन बाबू जो पहले आ गए थे ने बहुत उत्पीड़न सहा था और उन्होंने अपने लिए कुछ रियायतें हासिल कर ली थी। अब वे जेलर या अधीक्षक के चहेते बन गए थे। वे उन रियायतों को छोड़ने और हमारे साथ प्रस्तावित आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। आगे लिखते हैं वो पृष्ठ 139 पर कि सावरकर बंधु छुप छुप कर हमें प्रेरित करते थे, लेकिन जब हम उन्हें खुलकर साथ देने को कहते तो वे टाल जाते। यही मिस्टर चक्रवर्ती इसी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 278 और 79 पर लिखते हैं। 1937 के बाद
जब सावरकर पर से सभी तरह के प्रतिबंध हटा लिए गए थे, तो ये लोग, त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती और इनके साथी क्रांतिकारी लोग, वो एक बड़े कार्यक्रम की योजना बना रहे थे। और वो ये लिखते हैं कि उसके बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी जानकारी दे दी गई थी। ये मिलते हैं सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर से, जो हिंदू महासभा के खुद भी एक नेता थे। और उनसे कहते हैं, ये अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मैंने सबसे पहले उन्हें आने वाली क्रांति में शामिल होने का प्रस्ताव दिया और पूछा कि क्या हिंदू सभा हमारे साथ आएगी। उनका जवाब था, गाड़ी पहले ही निकल चुकी है, उसके पीछे भागने से क्या फायदा। उस समय पहले ही जा चुका है और इस तरह कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। यानी ये वो स्टेज थी जिसके ऊपर सावरकर और हिंदू महासभा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की मंशा त्याग चुके थे। वो हथियार डाल चुके थे। उनके नेता किसी भी रूप में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ये गणेश सावरकर के तथ्य से स्पष्ट होता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि सावरकर का ये जो महिमा मंडन होता है, इसमें वीर की उपाधि सावरकर को किसने दी। जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ऐसे ही सावरकर को सबसे पहले वीर कहने वाले कौन थे। आप हैरान होंगे कि वो खुद सावरकर थे। दरअसल वो चित्रगुप्त के एक छद्म नाम से लेख लिखा करते थे और उसमें सावरकर का महिमा मंडन करते थे और कहते थे वो स्वातंत्र्य वीर है, वीर सावरकर है। और वो हर लेख में इतना लिखते थे कि उनके संगठन के लोग, उनके चाहने वाले लोग उनको वीर सावरकर के नाम से पुकारने लगे। तो इस तरह से ये जो उपाधि है, ये खुद सावरकर की खुद को दी हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आरएसएस हो या बीजेपी या पहले जनसंघ, उनके सामने सावरकर जैसे एक ऐसे व्यक्ति को, जिनके ऊपर द्विराष्ट्रीय सिद्धांत देकर देश के बंटवारे की आधारशिला रखने का आरोप हो, जिस पर महात्मा गांधी की हत्या तक आरोप लगे और वो उनके मरने के बाद साबित भी हुए, जिन पर अंग्रेजों से बार बार माफी मांगने के, 1.5 महीने जेल में रहते ही माफी मांगना शुरू करने के आरोप हैं, जिन पर महिलाओं पर बलात्कार को एक राजनीतिक रणनीति के रूप में प्रस्तुत करने के आरोप हैं, जो कहते हैं कि रावण यदि सीता पर बलात्कार करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये तो परमोधर्म है। एक ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श मानने की आरएसएस के सामने क्या मजबूरी है, या बीजेपी के सामने क्या मजबूरी है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि उनके पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के समकक्ष रख सके, उनसे उनकी तुलना कर सके। चाहे वो डॉक्टर हेडगेवार हों, चाहे गोलवलकर हों, चाहे देवरस हों या कोई और, या अभी मोहन भागवत हो। उनके अपने संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को स्थापित करने की वो कोशिशें करते हैं, लेकिन जब ये सवाल किया जाता है उनसे कि उनका देश के प्रति क्या योगदान था, स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था, तो उसका जवाब ना दे पाने की वजह से वो पृष्ठभूमि में चले जाते हैं और घूम फिर के वो फिर सावरकर पे अपना दांव लगाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण वजह यह है कि सावरकर के द्वारा दिए गए सिद्धांत हिंदुत्व की उंगली पकड़कर सत्ता तक पहुंचने वाली बीजेपी और आरएसएस, यदि सावरकर ध्वस्त हो जाते हैं तो उनकी पूरी सोच का आधार समाप्त हो जाता है। और ये हिंदुत्व का जो एजेंडा है, ये जो नफरत पर टिका हुआ है, जो भेदभाव पर टिका हुआ है, जो जातिवाद पर टिका हुआ है, जो पुरुषवाद पर टिका हुआ है, जो सांप्रदायिकता पर टिका हुआ है, वो हिंदुत्व का पूरा सिद्धांत उनका पिट जाएगा, जिसका मतलब होगा वो आधारहीन हो जाएंगे। इसलिए उनके सामने सावरकर को लगातार उसका महिमा मंडन करने की और उनको स्थापित करने की कोशिश करने की मजबूरी है। नमस्कार।